प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज एक और सीट पर नुकसान उठाना पड़ा है। अगरचे सज़ा पहले ही सुनाई जा चुकी थी अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब को, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने जो इस मामले की समाअत कर रहा था फैसला सुना दिया। पहले ये फैसला महफूज हुआ, फिर सुनाया गया और बताया गया कि अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब भी अपनी निशस्त खो बैठे हैं, वो सीट भी खाली करार दे दी गई है। कल एक एतराज़ हुआ था, कहा गया था कि जी देखिए, बल्कि शेख वकास साहब मेरे शो में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि देखिए पंजाब के लोगों की सीटें फ़ौरन खाली कर दी गई हैं क्योंकि वहाँ पर नून लीग का इंटरेस्ट है, उन सीटों को खाली करके ये वहाँ पर अपने लोग लाना चाहते हैं। लेकिन लतीफ़ चित्राली साहब जो हैं वहाँ की सीट को खाली करने में चूँकि नून लीग का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही आएगी, तो इसलिए उस सीट को खाली करार नहीं दिया जा रहा। आज इलेक्शन कमीशन ने वजाहत भी जारी की और कहा कि इन दोनों मामलात में फ़र्क है, और फिर फैसला महफूज करने के बाद, उनकी समाअत करने के बाद, फैसला महफूज करने के बाद फिर फैसला सुना भी दिया। और लतीफ़ चित्राली साहब की सीट के साथ भी वही हुआ जो अहमद चट्टा की सीट के साथ हुआ, या मलिक अहमद खान भच्चर साहब की सीट के साथ हुआ है, या सेनेटर एजाज चौधरी साहब की सीट के साथ हुआ है। अब एक एक करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सीटों से हाथ धोना पड़ रहे हैं। लेकिन PTI के कई रहनुमा ये मानते हैं कि अपील में जाने का हक इनके पास है, और जैसे ही इनकी अपील लग जाएगी फौरी तौर पर इनका जो इलेक्शन है वो रुक जाएगा और सीट खाली नहीं होगी, क्योंकि अदालत से स्टे मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होगा और क्या इलेक्शन के होने से पहले पहले ये रिलीफ इन्हें मिल जाएगा, ये बहरहाल अभी एक सवाल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज की तैयारी कर रही है, और एहतजाज के हवाले से अभी तक तो ये बताया जा रहा है कि जी हम इसके खद्दोखाल को वाज़े नहीं कर रहे। कल तक ये बताया जा रहा था, शेख वकास साहब कल हमारे शो में ही कह रहे थे कि सूबाई सुदूर के पास इसकी स्ट्रैटेजी है, वो भी शेयर नहीं कर रहे। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने आज कहा कि मैं एक तारीख की सबसे बड़ी रैली सूबे में लीड करूंगा। अब इससे अंदाज़ा होता है कि ये रैलियां होने जा रही हैं। 5 अगस्त को मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकलेंगी और रैलियां निकल के पे ख़त्म हो जाएंगी। तो ये कोई ऐसी तहरीक या ऐसा एहतजाज नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पहले ना हुआ हो, या जो पहले एहतजाज हुए हैं उनसे बढ़कर हो। ऐसा फ़िलहाल तो ऐसा इंप्रेशन मिल रहा है। इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान आ रहे या नहीं आ रहे, इस पर आज मुतज़ाद खबरें चलती रहीं। टीवी पर चला के वो उनके बच्चों को आने से रोक दिया गया है। शेख वकास साहब ने फिर पार्टी की तरफ से ये पैगाम जारी किया कि खबर गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नहीं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो क्या सूरत हाल किस तरफ जा रही है, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं और फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये जो आज लोकसभा में एक ज़लज़ला बरपा रहा और एक तूफ़ान आया रहा, बीजेपी की हुकूमत से सवाल उठते रहे, पूछा जाता रहा कि बताओ ये पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ क्या हैं, बताओ डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, बताओ पाकिस्तान ने हमारे जो जहाज़ गिराए हैं उस पर क्या मौक़िफ़ है। ये सवालात बीजेपी से पूछे जाते रहे और इसका जवाब नहीं था हुकूमत के पास। तो एक तूफ़ान मचा रहा लोकसभा में। तो इस पर भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ बात करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, खुशामदीद। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और जल्द ही मुझे इसा राना साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो सलमान राजा साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो ये कह रहे हैं कि अपीलें लग जाएंगी तो इलेक्शन जो है वो रुक जाएगा, ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा। जो साहब बतौर वकील पहले तो ये वजाहत कर देना कि खाली अपील लग जाने से इलेक्शन नहीं रुकेगा, स्टे ऑर्डर मिलने से रुकेगा, यानी अब रिलीफ मिलेगा तो ये ज़िमनी इलेक्शन जो अनाउंस करने वाला है अब इलेक्शन कमीशन ये रुकेगा। असद भाई बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जब तक उसके अंदर कैटेगोरिकली ऑर्डर ना हो, स्टे ना हो कि ये जो है इलेक्शन रोक दिए जाए, तब तक रुक नहीं सकता। लेकिन उसके अगर आप थोड़ा सा बैक पे जाएं तो इलेक्शन कमीशन ने जो रोल अदा किया है पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसके अंदर, इस तरह का रोल ना पहले हमने कभी सुना ना कभी देखा। जमहूरियत को सबसे ज़्यादा नुकसान दिया है तो इस इलेक्शन कमीशन ने, यानी पहले एक पार्टी से निशान ले लेना, फिर उनके लोग उठाए जा रहे थे, कोई एक्शन नहीं। जमहूरियत को सबसे ज़्यादा नुकसान दिया है तो 9 महीने, ये कहना गलत होगा? जमहूरियत को सबसे ज़्यादा नुकसान दिया है तो इस इलेक्शन कमीशन ने दिया है, क्योंकि अवाम का वोट जो है वो लूटा गया। और 9 मई तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था ना, जो PTI को अगर 9 महीना हटाने के लिए 9 महीना हुआ होता तो भी आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन ये सब कर पाता जो उसने किया? देखें इमरान खान को जिस तरह हटाया गया उस वक्त भी कोई उसका रोल पॉजिटिव नहीं था, और उसके बाद भी जिस तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गया
उस वक्त भी उसका रोल पॉजिटिव नहीं था। हालांकि सारी दुनिया को पता है कि तोशा खाना से कोई चीज़ भी यानी आपको मिली हुई सिवाय गाड़ियों के आप ले सकते हैं, यानी जो गिफ्ट्स खान साहब ने लिए थे वो आप ले सकते हैं, और जिन्होंने गाड़ियाँ ली हैं वो आज सीटों पर बैठे हैं, वो वज़ीर आज़म भी हैं, उनको क्लीन चिट भी दे दी गई। तो ये तो बाइसनेस पहले दिन से चल रही है ना, ये आप नहीं कह सकते कि 9 मई के बाद ये सारा जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ, पहले भी ये था, लेकिन उसके बाद तो फिर एक इनको जवाज़ इन्होंने बनाया ना, उसके अंदर एक जवाज़ ढूंढा कि ये आपने किया है तो लिहाजा आपको उठाया भी जाएगा, आपको अगवा भी किया जाएगा, इलेक्शन भी लूटा जाएगा, आपकी सीटें भी ली जाएंगी। अब रिकाउंटिंग के अंदर हमारी पीछे 3 उन्होंने इलेक्शन कमीशन का वैसे किरदार पहले भी कोई बहुत आइडियल नहीं था, लेकिन आपने उस किरदार पर पहले तो सवाल नहीं उठाए। यानी आपके दौर में जब फेवर्स आपको मिल रही थी, डिस्का का इलेक्शन होता है, आपका बंदा जीत जाता है, वो अलग बात है कि फिर बाद में उस पर वो फैसला रिवर्ट होता है, लेकिन उसके अलावा भी 2018 के इलेक्शन में भी बहुत सारे एतराज़ात थे अपोजिशन को। तो इलेक्शन कमीशन के अगर कारनामों पर आप उस वक्त सवाल उठाते हैं तो शायद 2024 में ना उठाने पड़ते। देखिए मेरे सामने 2018 का भी इलेक्शन है, मेरे सामने अब की भी सूरत हाल है, तो दोनों का कंपैरिजन कर लें। मुझे ये मिसालें जो आज कुछ हो रहा है, इलेक्शन लूटने वाला मामला, रिकाउंटिंग के ज़रिए सीटें हराने वाला मामला, सज़ाएँ जिस तरह हो रही हैं, और इलेक्शन कमीशन पार्टी बन के बगैर दिफा का मौका दिए, यानी आप जब किसी को नोटिस देते हैं ना तो उसके बाद आप दिफा का मौका देते हैं। आर्टिकल 63 इलेक्शन पढ़ लेता तो उसको वाज़ेह हो जाता कि क्या उनको अपॉर्चुनिटी देनी थी या अपॉर्चुनिटी के बगैर ही आपने उनको डिस्क्वालीफाई कर देना था कि ये लेटर है जी। तो इस तरह किया गया। कोई एक मिसाल दिखा दें किस तरह से किया गया हो, मतलब मैं एक एक चीज़ को उठा लूँ कि किस तरह आरओज़ जो है वो सारा कुछ कर रहे थे, जिस तरह धांधली वहाँ की जा रही थी, किस तरह पेपर्स छीने जा रहे थे, किस तरह हमने वीडियो सबूत दिए, किस तरह ये पूरी एक पार्टी बन के तौहीन अदालत की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि इलेक्शन कमीशन तो अदालत नहीं है, तो ये अदालत वहाँ लगी है जाकर जनाब अडयाला जेल के अंदर। इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन भी जो है वो स्टार्ट हुई है। तो ये किस तरह आप कह रहे हैं कि चलिए मैं राना साहब कुछ चीज़ों में तो बहरहाल ऐसा नजर नहीं आता कि जो ड्यू प्रोसेस है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। मसलन देखें लतीफ़ चित्राली साहब को नोटिस जारी करके सुना जाता है और फिर उनका फैसला आता है, लेकिन अहमद चट्टा और मलिक अहमद खान भच्चर जो हैं उनको नोटिस जारी नहीं होते और सुने बगैर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, सीट खाली कर दी जाती है। फिर इस पर कानूनी राय यह है और कमर दिलशाद साहब और उन जैसे कुछ और लोगों की राय यह है कि उसके लिए पहले स्पीकर साहब की तरफ से मुतल्लिका असेंबली के स्पीकर एक रेफरेंस भेजेंगे इलेक्शन कमीशन को, फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन होगी। ये भी नहीं हुआ है और फिर अदालतों में जाने का मौका भी नहीं दिया गया और डिस्क्वालिफिकेशन कर दी गई है, बहुत जल्दबाजी दिखाई गई है। तो आप नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन इमरान साहब ये सब चीज़ें खिलाफे ज़ाब्ता की हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले तो ये तासुर देना कि ये कोई टारगेटिंग पीटीआई की हो रही है और ये कोई साजिश पीटीआई के खिलाफ हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 9 मई एक हकीकत है और उसकी 2 साल से ज़्यादा ताख़ीर हो चुकी है केसेस की, और इसके ऊपर बहस भी बहुत रही है कि बड़े डिलेड फैसले आए हैं, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद कि इनको 4 माह में कवर किया जाए, अब डिसीजंस आ रही हैं। अब देखें, अब ये जो प्रोसेस है कि ऑब्वियसली जब एक सजा याफ्ता आदमी जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर तो नहीं हो सकता। अब इसमें ये तो मैं तो लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई ड्यू प्रोसेस स्किप हुआ है या इलेक्शन कमीशन पंजाब जो है वो एक अलहदा तर्ज पे चल रही है और केपी के अलहदा तर्ज पे चल रही है, तो अब इसका तो एक ही हल है कि अदालतों से रुजू किया जाए या इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए, और अगर तो आप सज़ा को सस्पेंड करा दें या आपकी अपील जो है वो एक्सेप्ट हो जाए और दरमियान में या तो आपको स्टे ऑर्डर मिल जाए, तो यही वो मुमकिनात हैं कि जिसकी बुनियाद पे जो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये रुक सकती है, वरना तो ये नहीं रुकेगी। नहीं, मगर राना साहब आपको क्या ऐसी कोई मिसाल आपके जहन में आती है कि लोअर कोर्ट ने या सेशन कोर्ट ने माजी में किसी को सजा दी हो और वो डिस्क्वालीफाई हो गया हो? क्योंकि हमारे जहन में जो मिसालें आती हैं वो सुप्रीम कोर्ट की आती हैं, इसीलिए बैरिस्टर अली जफर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को सजा बरकरार रखेगा तो वो नाअहल होगा, उससे पहले के स्टेज पर वो नहीं होगा। देखिए ये तो लीगल एक्सपर्ट इस पर बेहतर ओपिनियन दे सकता है, लेकिन मैंने आपको उसकी बता दी ना, वो 3 जो चीजें, या तो स्टे ऑर्डर मिल जाए, या तो आपकी अपील एक्सेप्ट हो जाए अगले कोर्ट के अंदर विद इन टाइम एक्सेप्ट हो जाए। अगर वो नहीं होती तो एक सजा, जो अगर एक बंदे को सजा हो गई है, अच्छा, और वो सजा सस्पेंड नहीं हुई, वो सजा अगर अगले कोर्ट में अभी वो सुनवाई, वो जो टाइम पीरियड है तब तक वो एक्सेप्ट होके, अपील एक्सेप्ट होके, और वो जो सजा है वो सस्पेंड नहीं होती, तो फिर तो ऑब्वियसली अब ये इसमें ये चैलेंज ये है कि
ये कितनी जल्दी अपील उनकी एक्सेप्ट होती है अगले कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या नहीं होती, और उसका अपील एक्सेप्ट होने का क्या मैकेनिज्म है, क्या जो क्यू है। नहीं मगर इसमें राणा साहब एक फिर सवाल पैदा होता है ना, वो, और मैं 2-3 दिन से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने मेहमानों के सामने रखता हूँ कि फर्ज की आप जानते हैं कि अदालतों में बहुत सारे केसेस तो ताखीर का शिकार हैं। ट्राइब्यूनल्स भी आपको पता है 180 दिन में फैसले करने थे, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा वक्त हो चुका है। तो अदालतों में तो केसेस जो 2 महीने में सिमटना चाहिए वो 8-8, 10-10 महीने में भी नहीं सिमटता। तो अब फर्ज कीजिए कि ये ट्रायल चलता है और 6 महीने के बाद फैसला आता है कि नहीं जी ये तो बरी हो गए, जिनको सजा हुई है, मलिक अहमद खान भच्चर साहब, इनके खिलाफ एविडेंस नहीं मिला, इनको हाईकोर्ट बरी करती है। तो सर जब बरियत होगी तो उस सीट पर तो कोई और फैसला कर, कोई और इलेक्शन जीत कर, कोई और एमपीए बनकर बैठ चुका होगा, तो फिर मलिक अहमद खान भच्चर को की सजा का इजाला कौन करेगा? देखिए ये तो हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, अब इसको अगर कभी आप फेवर में थे तो आज आप इसकी जो कह लें कि एक जो इसकी इनएफिशिएंसीज हैं उसकी वजह से फेवर भी हो जाती है, उसकी वजह से डिसफेवर भी हो जाती है, तो उसको तो सब भुगतते हैं ना। अगर वो जो है इसका तो अब ये हल जो है मतलब ये आप इसका, मगर राणा साहब ये भुगतते रहना तो कोई हल नहीं है ना, कि आप भी भुगत रहे हैं वो भी भुगत रहे हैं, इसका तो फिर हल निकलना चाहिए ना। बिल्कुल, वो तो उसके लिए सारी सियासी जमातें बैठे हैं और इसके ऊपर कंसेंसस, तो 2/3 अक्सरियत वाली जमात की जिम्मेदारी नहीं है। वरना तो जो आपने इशू रेज किया है, मेरे ख्याल से आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये मुमकिन है कि जो आपने सिनारियो पेश किया है कि साल बाद जो है कोई हाई कोर्ट से किसी की सजा टर्नओवर, तो तब तक तो वहाँ किसी और कोई इलेक्शन भी हो गया होगा और नया मेंबर भी आ चुका होगा, तो वो फिर चीजें रिवर्स तो नहीं होंगी, लेकिन ये मुमकिन जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल सही है। इसार राणा साहब, सर कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को? एक तरफ धड़ाधड़ विकटें गिर रही हैं पीटीआई की, दूसरी तरफ वो अदालतों से रुजू कर रहे हैं लेकिन अभी तक किसी को रिलीफ मिला नहीं है, तीसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जल्दबाजी में दिखाई देता है कि वो वहां पर इलेक्शन कराना चाहता है। तो इस सारी कॉम्प्लिकेशन का जो राना एहसान अफजल साहब बतौर गवर्नमेंट भी उनके जहन में इब्हाम और सवालात हैं कि हाँ ये तो गड़बड़ हो जाएगी तो फिर चीज़ें रिवर्स तो नहीं होंगी, क्या हल तजवीज़ करते हैं इसार राना साहब, और क्या ऑलरेडी लॉ में इसका हल मौजूद है? वो राना साहब कह रहे थे ना कि जी अगर ऐसी कोई बात है तो अदालतों से रुजू कर लें, तो वो जो एक शेर था ना कि मैंने सोचा था कि मुंसिफ से करूंगा शिकवा, वो भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला। तो ये इस निज़ाम में अगर आप ये समझे कि अदालतों से और इससे ये निज़ाम सीधा हो सकता है, तो भाई फिर आप ना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी खुशफहमी का शिकार ना हो। देखें हम करते ना बात के जी आइन की और कानून की, एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता है कि जी इंतखाबात आप फना डेट को कराएं या यूं कराएं, और एक इलेक्शन कमिश्नर सरकारी मुलाजिम उसे कहता है भाई मैं तेरी बात नहीं मानता, क्या कर सकता है तू मेरा? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमिश्नर को कहता है कि आए डेट पे कोई बात करें, वो कहता है जी मैंने तुझसे मिलना ही नहीं है, शाम को वो अमरीकी सफीर से मिल रहा होता है। पूरे दुनिया चीख रही हो, कुछ भी हो, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको दुनिया की 8वीं बड़ी पार्टी माना जाता है, उसे कहते हैं ये पार्टी नहीं है जी, हम इसे नहीं मानते, इसको तो हम इलेक्शन ही नहीं लड़ने देंगे। और फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो लोग बैठे हैं वो भी कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ठीक कह रहे हैं। आज जितना क्योस, जितना कुछ गंद फैला हुआ है, वो उसके जिम्मेदार 2 लोग हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। और पूरी कौम याद रखिएगा ये हमेशा भुगतेगी जो इन दोनों ने पाकिस्तान के जमहूरियत और इलेक्शन के साथ किया है। अब आप इसमें अगर आप बड़े खुश फहम है, फिर तो आप ये समझे कि जी कोई रास्ता निकलेगा, कानून रास्ता निकालेगा। ओ भाई क्या कर रहे हैं आप? एक तयशुदा बात है, दीवार पे लिखा हुआ है कि पीटीआई इज नो मोर, ठीक है, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, उसके लिए कहीं से कोई आपको सुनवाई नहीं मिल सकती। और अब पहले कभी थोड़ा सा ओला होता था, पंजाबी में लफ्ज ओला कहते हैं, जैसे वो उर्दू में शायद कहते हैं कोई थोड़ी शर्म सीखे, तो वो भी खत्म हो गया। तो डायरेक्ट कहते हैं हाँ जी ऐसा होना है, ऐसा होना है और ऐसा करना है हमने, आप नहीं रोक सकते। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी है। उसने कहा था कि मैंने कहा कि बस में नाज चाहिए गैर से तही, सुनकर सीधा ज़रीफ ने मुझको उठा लिया कि अभी बात ही हो रही होती है तो कम भी पा देने, ठीक है ना। और वो कहते हैं कि चले जी आप चले गए। सो इस सिस्टम में भाई मेरे
पीटीआई के लिए फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। और जब गुंजाइश नहीं होती तो फिर इदारे सारे जो है ना वो तय कर चुके होते हैं कि इनको कोई गुंजाइश नहीं देनी। कौन सा आइन, कौन सा कानून, कौन सी अदालतें, कौन सा निजाम, बस ये फिर आप इसको निजाम का सारा कुछ कहते रहें, लेकिन ये तय है कि पीटीआई के लिए अभी और बहुत सी विकेट गिरने जा रही हैं। आप विकेटों की कह रहे हैं, मुझे लग रहा है पीटीआई की विकेट जो 22 कदमों की थी वो उखाड़ के फेंक देंगे वो। सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें एक सवाल फिर भी ये पैदा होता है ना पंजोता साहब, आप इस बारे में अपनी राय दीजिएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन के रूल्स या कानून खामोश है कि अगर एक लोअर कोर्ट से एक एमपीए एमएनए के खिलाफ या मेंबर सेनेट के खिलाफ एक फैसला आ जाता है तो उस पर क्या करना है? ये खामोश है, इस पर कानून साजी की ज़रूरत है, या इस पर ऑलरेडी एक सेटल्ड तरीक़ाकार मौजूद है लेकिन इलेक्शन कमीशन उस पर अमल नहीं कर रहा? नहीं, सेटल्ड तरीक़ाकार मौजूद है और उस पर इलेक्शन कमीशन जो है अमल नहीं कर रहा। क्या और तरीक़ाकार यही है कि मुतलका जो स्पीकर, अगर नेशनल असम्बली का कोई बंदा है तो वो स्पीकर जो रेफरेंस भेजेगा, जैसे इससे पहले भी उमर अयूब साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजा गया कि आप जो है इनको डिस्क्वालीफाई करें, तो वो एक तरीक़ाकार मौजूद है लेकिन उसको अडॉप्ट नहीं किया। लेकिन चलिए फ़र्ज़ करें मलिक अहमद खान साहब जो हैं स्पीकर पंजाब असम्बली, वो रेफरेंस भेज देते हैं जो भज्जर साहब के खिलाफ, तो रेफरेंस तो एक दिन में आ जाएगा, एक दिन में फैसला भी हो जाएगा, फिर आपका देखिए रेफरेंस आएगा, उसके बाद उनको जो है जवाब का मौका दिया जाएगा। अगर उन्होंने अपील की है तो देखें, कानून किसके लिए होता है? कानून होता है कि आप किसी बेगुनाह को सज़ा ना दे दें या किसी के साथ ज्यादती ना हो। ये नहीं है कि कानून जो है वो किसी बेगुनाह को सज़ा दे के फिर उसके बाद कहें कि नहीं ये इसके साथ ज्यादती हुई। जैसे आपने खुद बात की, जब आपने बात की कि ये गलत जो है तरीका हो रहा है तो उन्होंने कहा जी पहले भी ये होता रहा है और अब भी हो रहा है, तो लिहाजा इस बात को तो ये एडमिट कर रहे हैं। तो ये कैसी एडमिशन है? मैं कमिश्नर रावलपिंडी आपके सामने थे जिन्होंने बयान दिया कि मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस को चौक के अंदर फांसी दे, क्योंकि हमने 70 हज़ार की वोट लीड से जो लोग जीते हुए थे उनको हराया। तो क्या उसके बाद उनका कोई अता पता चला आपको? जमहूरियत को जिस तरह डिरेल किया जा रहा है, जिस तरह किया गया, वो आपके सामने है। रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान के अंदर ख़त्म है। आज मैं देख रहा था भेरा से मुझे एक बंदे ने मैसेज भेजा कि हमें वहाँ एक दुकानदार को 5000 जुर्माना हुआ है। मैंने कहा किस बात के ऊपर जुर्माना हो? कहते हैं उसने कोई ऊपर प्लेटें लगाई थी। मैंने कहा कौन सी प्लेटें? कहते हैं सोलर वाली प्लेटें। तो मैंने कहा आप अगर सोलर प्लेटें लगाई हुई हैं तो उस पर जुर्माना उसने क्यों किया है? कहता है जी कि उन्होंने कहा जी कि आप बिजली जो है ना वो सरकार वाली इस्तेमाल करें, आप क्यों यहाँ से जो है वो फ़ायदा ले रहे हैं। यानी आप इस हद तक आप देख लें कि कोई घर बैठा हुआ अगर नहीं मीटर इस्तेमाल कर रहा तो उसको मजबूर किया जा रहा है कि आप 70 रुपए का यूनिट जो है, मैं आपके सामने मेरे पास सबूत है। नहीं मगर मैं तो कैसे मुमकिन है? ऐसे तो कोई हमारी वजारत तवानाई ने ऐसी कोई चीज़ अभी कोई पॉलिसी बनाई नहीं है, कैसे हो सकता है? मैं आपको व्हाट्सएप देता हूँ और उस व्हाट्सएप को आप बिल्कुल प्लीज़ चलाइए। नहीं, जुर्माना क्या रसीद काट के दिया उन्होंने? जुर्माने की रसीद काटेगी? जी मैं आपको रसीद देता हूँ और उस रसीद को लेकर चलाइए ताकि यहाँ दुनिया को पता चले कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ जो है वो चल रहा है। होगा शायद आप मतलब ये बात हजम नहीं हो रही। हो सकता है किसी और चीज का जुर्माना। नहीं, जुर्माना सोलर प्लेटें इस्तेमाल करने का कैसे जुर्माना? बिल्कुल हुआ है जी, मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैं तो कोई चीज़ भी फैक्ट के बगैर जो है वो नहीं करता। और ये जो आप सुन रहे थे ना कि उस वक्त भी ये चाह रहे थे कि ये सोलर वाला सिस्टम जो है ख़त्म, उसके लिए कानून साजी कर रहे थे। तो उसी का शाखसाना है कि कार्रवाइयाँ जारी हैं। और कार्रवाइयाँ से ही जारी हैं कि आप ज़बरदस्ती जो है वापस से बिजली खरीदें। भाई ये पाकिस्तान के अंदर मैशत आप ठीक कर रहे हैं इस तरीके से कि लोगों को डंडे के ऊपर आपने मीटर भी चलवाना है। भाई बंदा को लाइट बंद करके बैठा है, सोलर चला रहे, तो की मसला है सिर्फ ये कि वहां से जो माल बना रहे हैं, जो IMF की शर्तें हैं। अच्छा चलें, वैसे मैं इस पर अभी तक यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ ये इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि हो नहीं सकता कि एक शख्स को प्लेटें तो पाकिस्तान भर में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो कोई और वजह होगी। एनीवे चलें, इस पर तो हम मजीद बात करेंगे। लेकिन राना साहब, राना एहसान अफजल साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, इब्तदाई तौर पर कहा जा रहा था कि इन्हें एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन अब तो अंदाज़ा हो रहा है ना कि ये महज रैलियां हैं या महज एक जलसा होना है। ये कोई 24 नवंबर या 5 अक्टूबर की तर्ज का एहतजाज नहीं है, कोई किसी शहर पर चढ़ाई नहीं कर रहा। जैसे मैं आपको अली अमीन गंडापुर साहब का बयान सुनवाता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं तारीख की एक बड़ी रैली लीड करूंगा और वो भी खैबर पख्तूनख्वा में करेंगे। अब इसमें राना साहब मसला ये है कि चूंकि ये एक रैली है और पेशावर में एक बड़ी रैली तो पेशावर में निकल रही है, लेकिन वो कहते हैं चलें और भी हलकों में या अजला में रैलियां निकलेंगी, मोबिलाइजेशन होगी। ना कोई रास्ता ब्लॉक करने की बात हो रही है, ना सड़कें ब्लॉक करने की बात हो रही है, ना किसी शहर में आकर धरना देने की बात हो रही है। तो इस पर तो हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए ना, क्या होगा फिर भी?
देखें, सबसे पहले तो ये जो तहरीक वाली बात है कि 5 अगस्त को क्लाइमेक्स होना था और पीक के ऊपर तहरीक होनी थी, वो तो सबको नजर आ गया कि इस गुब्बारे में जो है वो हवा भरी नहीं थी तो निकलनी कैसे थी। तो बात ये है कि अब ये रैलियां जलसे करेंगे तो उसके लिए भी आपको इजाजत लेनी होती है लोकल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से। अगर रैली का क्या रूट हो गया, क्या ब्लॉकेज तो नहीं होगी, क्या आम आदमी की जो आमदोरफ्त है उसमें कोई रुकावट तो नहीं आएगी। तो ये अगर रैलियां निकालनी है तो केपीके में तो आई एज्यूम अपनी हुकूमत है तो इजाजत मिल जाएगी, वहां तो कोई रुकावट नहीं होगी। अगर ये पंजाब में भी बर वक्त अपना प्लान और रूट जो है वो बता देते हैं तो मुमकिन है इनको इजाजत मिल जाए। मैं हर डिस्ट्रिक्ट की जो गवर्नमेंट है, डीसीज हैं या कमिश्नर्स हैं, उनको मैं प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता कि हर डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन में सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है या किस किस्म की इन्होंने प्रोटेस्ट करना है या रैली निकालनी है, तो उस पर डिपेंडेंट है। बहरहाल अगर ये अप्लाई करेंगे तो इनको जवाब उन डिस्ट्रिक्ट या डिविजनल जो भी मुस्बत जवाब आपके ख्याल में मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक लाहौर में जलसे की इजाजत तो नहीं मिल रही। देखिए, जलसे की भी अगर इनको इजाजत चाहिए तो इनको चाहिए 2-3 ऑप्शंस दें और मुमकिन है कि इनकी ऐसी ऑप्शन जो शहर से ज़रा दूर हो और जिससे आम आदमी की जो है वो आमदोरफ्त में कोई रुकावट ना पड़े या खलल ना पड़े, एक नॉर्मल जो एक ट्रैफिक होती है तो वहां भी मिल जाए। तो ये मैं तो इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये तो लोकल इंतजामिया ने जो है वो करना है, लेकिन इनकी पास हिस्ट्री जरूर इजाजत देने में मुश्किल। तो कोई ऐसा एहतजाज गवर्नमेंट कोई ऐसा एहतजाज 5 अगस्त को देख रही है जिसके नतीजे में इतना दबाव आए कि इमरान खान को भी रिहा करना पड़ जाए और सारे मुतालबात भी आप इनके मान जाएं? कोई ऐसा एहतजाज आप देख रहे हैं एज ए गवर्नमेंट? देखिए, मैंने तो आपको कहा ना, वो कहते हैं ना कि वो गुब्बारे से हवा निकल गई, तो इस गुब्बारे में तो हवा भरी नहीं है तो निकलनी कैसे है, ये तो मैं कह चुका हूँ आपको। तो गवर्नमेंट तो कहने का मतलब है कि अभी इन जो जिम्मेदारी खान साहब ने लीडर्स को दी थी वो जिम्मेदारी अब जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को अचकज़ई साहब को दे दिया। अब अचकज़ई साहब कितने पॉपुलर हैं या वो पंजाब में या कहाँ वो रैली निकालेंगे मुझे नहीं पता। गालिबन मेरे ख्याल से तो वो अपनी एक वाहिद उनके पास सीट है, तो अगर वो जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंप दी गई है तो ये आप भी जानते हैं कि वो कितनी वो उसको जिम्मेदारी को बखूबी सर अंजाम दे देंगे। तो मुझे तो लगता है कि जो पीटीआई की हालत है कि हर कोई एक दूसरे के जो है वो दस्तो गिरबान है और एक इल्ज़ामात की बौछार है, गद्दारी के इल्ज़ामात हैं, कोऑर्डिनेशन के मसाइल हैं, तो मुझे तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं नज़र आ रहा। सही है। इसाक नाना साहब, ये जब 5 अगस्त की बात हुई थी तो बात ये हुई थी कि एहतजाज शुरू करें और फिर इसको बढ़ाते बढ़ाते 5 अगस्त इसका नुक्ता उरूज होगा। ये नुक्ता उरूज वाली कहानी तो अब खत्म हो चुकी है ना आपके ख्याल में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो तो नहीं किया जो शायद इमरान खान एक्सपेक्ट कर रहे थे। 2-3 दिन पहले उन्होंने शिकवा भी किया कि मुझे कोई मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा। अब भी ये तान आकर टूट रही है रैलियों पर, और हम जानते हैं कि इस नौयत की रैलियां पहले भी हो चुकी हैं कि 50, 60, 100 लोग निकलते हैं मुख्तलिफ हलकों में और वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और घरों को चले जाते हैं। इस नौयत का ये एहतजाज होने जा रहा है जिससे ना हुकूमत को तकलीफ होगी ना पीटीआई को फायदा होगा। तो ये किसी के भी नुकसान में नहीं है और किसी के भी फायदे में नहीं है। यही होने जा रहा है 5 अगस्त को। आपकी रीडिंग क्या है? नहीं, अगर गुब्बारे में से हवा निकल गई है तो हुकूमत क्यों गिरफ्तारियां कर रही है, क्यों वर्करों के घर छापे मारे जा रहे हैं? तो गुब्बारे में से हवा निकल गई तो वो छोड़ दे फिर उसे। वो अगर आप समझते हैं कि ये तहरीक नाकाम हो गई तो लोगों के घरों में छापे मारने का क्या मतलब है और लोगों के घरों में रात को पुलिस भेजने का क्या मतलब है? दूसरी चीज ये है कि देखें, अचकज़ई को जिम्मेदारी दी तो नवाबजादा नसरुल्लाह की कितनी सीटें होती थी जो उन्हें इत्तेहादों का सरबराह बना दिया जाता था। जब इमरान खान पॉलिटिकल एंगेजमेंट की तरफ जाता है तो तब भी हमें कबूल नहीं होता। वो जब अकेला कुछ करता है तब भी हमें कबूल नहीं होता। अगर वो एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट की तरफ लेकिन ये तारीख भी गवाह है ना सर कि नवाबजादा नसरुल्लाह साहब की क़यादत में चलने वाली कोई तहरीक कोई बहुत बड़े कोई इनकलाब बर्पा भी नहीं किया। नहीं, वो तहरीक पाकिस्तान में आज तक कोई भी इनकलाब बर्पा नहीं कर सकी जिसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी। कोई एक तहरीक बता दें जो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कामयाब हुई हो। अब एक जमात है, उसका लीडर 2 साल से जेल में है, उसकी बड़ी लीडरशिप या कंप्रोमाइज हो गई या भाग गई या गिरफ्तार हो गई। बी क्लास जो लीडरशिप है या वो भाग गई या वो गिरफ्तार हो गई या वो छुप गई।
ठीक है, वर्कर को आपने 9 मई के बाद इतना डरा दिया। चलें, आपने सर मिसालें मांगी हैं तो मैं एक दो मिसालें आपको, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो एक जुडिशरी की 2007 की मूवमेंट थी, उसमें बहरहाल परवेज़ मुशर्रफ साहब को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा था और वो एक बड़ी अवामी तहरीक थी जो मेरे ख्याल में कामयाबी से हमकिनार हुई। इसी तरह से ज़ियाउल हक़ के साहब के ज़माने में नुसरत भुट्टो साहिबा की जो तहरीक थी वो इस लिहाज से तो कामयाब रही कि बेनज़ीर की वापसी की राह हमवार हुई, वो आई, एक बहुत बड़ा जुलूस उनके साथ था, इलेक्शन हुआ और वो इलेक्शन जीती। अच्छा देखें, जो मुशर्रफ साहब के खिलाफ तहरीक चली थी, आप तो खुद तालिब इल्म में तारीख के, तो आपको इल्म होगा कि एस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे खड़ी थी उस तहरीक के। उन्होंने इस तहरीक को वो किया क्योंकि मुशर्रफ साहब से जान छुड़ाना चाह रहे थे वो। और एमआरडी की तहरीक जो है, तो एमआरडी के लीडर क्या कंप्रोमाइज नहीं थे, क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं मिले हुए थे? वो सारे वही लोग थे जो भुट्टो के फांसी लगवाने में अहम किरदार अदा कर रहे थे। बाद में वो जाके वहां खड़े हो गए क्योंकि उन्होंने उस तहरीक को भी नाकाम करना था। और बीबी शहीद जो वापस आई तो उसमें तहरीक से ज्यादा तो अमेरिका का किरदार था जिसने उन्हें वापस भेजने में रास्ते हमवार किया। और आप देख ले, पढ़ ले तारीख, आपको सब पता चल जाएगा। तो मैं तो जो बात कह रहा हूँ, मैं बाकायदा अपने सबूत दलाइल के साथ बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, 5 मई को अगर ये पीटीआई 2 बंदे भी निकाल लिए ना, तो ये बहुत बड़ा कारनामा होगा। एक जमात जिसको पूरी रियासत उसके खिलाफ खड़ी है, पार्लियामेंट, पॉलिटिशियन, ताकतवर, ठीक है, बंदा 2 साल से अंदर है, उस पर केस पे केस ठोके जा रहे हैं, सारा लीडरशिप को तबाह कर दिया। इसके बाद अब ये वैसे ही है जैसे एक प्रोफेसर ने एक मक्खी के पर तोड़ के का उड़ जा वो नहीं उड़ी, तो साबित हुआ कि पर जब टूट जाते तो मक्खी सुनती नहीं है। ओ भाई, मक्खी के पर तोड़ दिए आपने, उनको किसी जोगा ही नहीं छोड़ा आपने। एक बंदा बाहर निकलता है उस पर आप पर्चा कर देते। वो फलस्तीन का झंडा लेके बाहर निकलता है और होता पीटीआई का, तो उस पर पर्चा कर देते। तो वो ऐसे हालात में अब ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग अपने बच्चों को कहेंगे जाओ जमहूरियत के लिए बाहर निकलो झंडे पकड़ के? भाई अभी उन्होंने 9 मई में अपने घर बेच के बच्चों को मुस्तकबिल महफूज किए। पंजाब पुलिस करोड़ोंपति हो गई इस केस के अंदर। तो इनमें आप अगर ये तवक्को करें कि जी कोई अचानक पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन पीटीआई की बका और सर्वाइवल इसमें है कि वो 5 अगस्त को अपने वजूद को साबित करें, चाहे वो बहुत छोटी रैलियां निकालें, कुछ भी करें, वजूद को साबित करें कि हम अभी हैं, अभी हम अपना वजूद रखते हैं। वक्त है, निकल जाएगा। विकेट गिली है, बॉल स्विंग हो रहा है, बहुत फास्ट बॉलर बहुत तेज है, अंपायर आपके साथ है, तो डक करते जाए, कभी विकेट सूखेगी फिर खेल ले आप जैसे खेल लें। सही, विकेट पर स्टे करें। आप ये कह रहे हैं कि रन्स फिर कभी आना भी शुरू हो जाएंगे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये 5 अगस्त की तहरीक चलाने में किन मुश्किलात का सामना तहरीक इंसाफ को करना पड़ रहा है? क्या गिरफ्तारियाँ वाकई हो रही हैं जैसे इसार राना साहब कह रहे हैं? पंजोता साहब से पूछते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। पंजोता साहब, क्या हो रहा है 5 अगस्त को, क्या कर रहे हैं? देखें, 5 अगस्त के हवाले से हमारी जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल जारी हैं। जहां आपने बात की है कि क्या आपको कोई रुकावट है, कोई मामलात हैं, कोई गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो बिल्कुल हो रही हैं। मैंने मेरे हल्के के अंदर 2 जगहों पर एक्टिविटी हुई। एक जगह एक मेरे सदर हैं, उनके घर में एडवोकेट आरफ ततला जो हैं, उनके घर में एक्टिविटी हुई, यानी कि उनके डेरे के ऊपर हमने तमाम इज्तिमा किया। और दूसरी जो तहसील मेरी भलवाल बनती है, दोनों के घरों में जाकर छापे मारे गए हैं। और एक दफ़ा नहीं, बार बार मारे गए हैं। वो तो हुकूमत करेगी ना, मतलब ये तो कोई नई बात थोड़ी है। ये तो आरफ ततला, आप क्या कर रहे हैं? वो तो हुकूमत कर रही है। मैं वही बता रहा हूँ। आरफ ततला जो हैं, उनके भाई जो हैं, वो उनको घर से मिले, सनाउल्लाह ततला, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। उनको उठा लिया गया और उठा कर गायब कर दिया गया। हमने थाने से चेक किया, डीपीओ से रब्ता किया, कोई जवाब नहीं मिला। हाई कोर्ट पटिशन दायर की और जब इन्होंने रिपोर्ट जाकर तीसरे दिन पेश करनी थी, उस दिन जाकर कहा कि हमने इसकी गिरफ्तारी डाल दी है। ये सिर्फ एक जगह की मैं बात कर रहा हूँ। हर जगह पे आज मियाँ वाली अगर आप देखें, आज भी, कल भी, परसों भी, तो आपको 3 दिनों के अंदर सोशल मीडिया हमारा भरा पड़ा है। हर जगह पर ट्वीट चल रहे हैं जहाँ पर जाकर लोगों के घरों में जाकर सिर्फ ये नहीं कि छापे मारे गए हैं, वहाँ से फर्नीचर उठा रहे हैं, फर्नीचर तोड़ भी रहे हैं कुछ जगहों पर, कई जगहों पर फर्नीचर उठा रहे हैं। यानी जो चीज़ें कहाँ पर हुआ ये फर्नीचर उठाने वाला बात? ये गुजरा मियाँ वाली जी। और आप चेक कीजिए रिकॉर्ड, और सिर्फ इसलिए जी कि लोगों को हरासा किया जाए। और ये सारी कार्रवाइयाँ पूरे पंजाब के अंदर जो है ये जारी है। लेकिन उसके बावजूद आप बता सकते हैं कि जिसके घर में घुस के कोई फर्नीचर उठा लिया हो?
बिल्कुल, मैं आपको तमाम ये सोशल मीडिया के ऊपर पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह वहाँ जाकर उन्होंने फर्नीचर उठाया है। और ये टैक्टिस सिर्फ एक घर के अंदर नहीं है, ये लाहौर के अंदर जिस जिस जगह के ऊपर छापे मारे गए और पुलिस ने पूरी वारदात डाली कि वहाँ जाकर कीमती सामान तोड़ा भी जाता है, जो हाथ में आता है या जो उठा कर ले जा सकते हैं वो लेकर भी जाते हैं, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है ना। कई जगहों पर पैसे जो हैं वो निकाले गए हैं और ये टैक्टिस जो है ये आज से नहीं है, 2 साल से हम तो झेल रहे हैं और हमारे ही तमाम जगहों पर हमने हर जगह पर हर बंदे के लिए ये तो आपका जवाब हो गया कि आप पर जो जुल्म सितम हो रहे हैं। और आप बताएंगे 5 अगस्त के लिए आपका प्लान क्या, आप क्या कर रहे हैं? देखिए हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रेटजी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप एक स्ट्रेटजी फाइनल नहीं है, एक ये चीज़ नहीं, देखिए गुफ्तगू के साथ जो है वो बहस व मुबासा होता है और उसमें तमाम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं और उसके अंदर जो डायरेक्शंस भी हैं उसके ऊपर भी हम फाइनल मराइल के ऊपर हैं कि किस तरह हमने उसको लेकर जाना है, जिसमें पॉलिटिकल कमेटी है, सीसी है, हमारा इत्तेहाद है, तमाम के साथ मुशावरत करके हमने एक लाए अमल देना है कि कौन सा ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम जो अपने मकासद हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला मकसद यही है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, जमहूरियत जो है वो बहाल हो। जमहूरियत रूल ऑफ लॉ होगा तो इमरान खान की भी रिहाई होगी। तो हम ये निकल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान का काज है और पाकिस्तान की काज के लिए आज अडयाला जेल में इमरान खान भी है, हालांकि उसे वुजू तक के लिए पानी साफ नहीं दिया जा रहा, उसके लिए को नहीं दिया जा रहा। हम दरखास्तें वुजू के लिए साफ पानी की दे रहे हैं, आज भी दरखास्त दी गई, जरा चेक कराइएगा। फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही, वकला की मुलाकात नहीं हो रही, सारा एक पूरा दरखास्त जमा कराई है कि वुजू के लिए साफ पानी दिया। बिल्कुल, आज बीबी साहबा की तरफ से ये दरखास्त दी गई है कि वुजू के लिए साफ पानी नहीं दिया जा रहा और ये दरखास्त जमा हो चुकी है। और ये दरखास्तें भी गई हैं कि हमें समात का हिस्सा बना दी। यानी कभी आपने देखा है कि एक बंदे को जिसके ऊपर झूठे पहले मुकदमात आपने बनाए, फिर उसे हक के दिफा भी नहीं है कि आप अपने वकला को पेश करें। हमारे वकालतनामे हैं, सलमान राजा, गौर, सारे हम गेट पर खड़े रहे हैं सारा दिन, सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक तोशाखाना 2 के अंदर और बंद कमरे के अंदर एक ट्रायल चला कर। फिर वकील कौन था? एक हुसैन को जाने दिया गया, ठीक है जी, बाकी किसी को नहीं जाने दिया गया। हाई कोर्ट ने साइफर केस के अंदर कहा कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, जिसमें मीडिया हो, जिसमें वकला हो, जिसमें फैमिली हो, आम पब्लिक हो। लेकिन एक क्राइटेरिया भी नहीं पूरा किया जाता। ये फेयर ट्रायल नहीं है, ये फिर से ट्रायल वापस होगा। और इमरान खान के केसेस में ये एक पूरा पैटर्न है कि अगर 9 मई के केसेस के अंदर उनकी जमानत या अलकादर में होती है तो तब तक तोशाखाना और 9 मई के जो ट्रायल चल रहे हैं उनमें सजा दे दी जाएगी ताकि इमरान खान को जेल में रखा जाए। और एविडेंस क्या है जी? एक सिपाही है जो जमान पार्क में ये चक्री घुस गया था, जिसने देखा कि ये इमरान खान साजिश सारी कर रहे हैं और उन्होंने आपको अलाउ भी कर दिया। राना एहसान साहब, आप 2-3 चीजें जरा बता दें। एक तो वो कह रहे हैं कि जी आपने जैसे कि कहा कि गुब्बारे में हवा थी ही नहीं और है ही नहीं और ये एहतजाज करने की सलाहियत रखते ही नहीं है, तो फिर घरों पर छापे क्यों मारे जा रहे हैं? ये सवाल इसार राना साहब का भी है, ये पंजोदा साहब का भी सवाल है। ये पंजाब पुलिस और पंजाब में फिर ये क्यों हो रहा है, क्यों छापे मारे जा रहे हैं? पहले तो इसका जवाब दे दें। ये तो आपको पंजाब हुकूमत बता सकती है। मुझे नहीं पता कि ये छापों की रिपोर्ट्स कितनी जो है फैक्चुअल हैं और किन बुनियादों पे छापे किसके ऊपर पड़ रहे हैं। कोई उन्होंने कोई क्राइम किया है या क्या वजह है, मैं तो यहाँ बैठा नहीं बता सकता आपको कि ये छापे क्यों पड़ रहे हैं या क्या वजूहात है। बहरहाल अगर कोई जो है किसी देखें, अगर किसी के ऊपर कोई गैर आईनी तरीके से ये हो रहा है या कोई केस होगा, मुझे सो आई कांट एक्सप्लेन दैट। बहरहाल अगर इन्होंने रैली निकाली उसकी इजाजत लें, अगर उनको इजाजत मिल जाती है तो अपनी रैली निकालें, नहीं मिलती तो उसको चैलेंज करें। अभी तो ये प्लान रैली निकालनी है या नहीं निकालनी, ये तो नईम हैदर पंजोता के पास भी नहीं है। तो ये जो पहले से गिरफ्तारियां या छापे हैं, ये फिर हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर हो रहे हैं कि कहीं ये गिरफ्तार, कहीं ये रैली निकाल ना लें। देखिए, ये तो फिर बात यही है ना कि अगर तो कोई ऐसा इन्होंने प्लान करना है या ऐसा इन्होंने तासुर दिया है कि पता नहीं ये क्या करने जा रहे हैं, तो हो सकता है उसको प्रीएम्प्ट किया जा रहा हो। तो ये तो इनको देखें, दे शुड बी क्वाइट क्लियर कि ये क्या करना चाह रहे हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि मुझे निटी ग्रिटीज का तो नहीं पता कि लाहौर में या अगर फैसलाबाद में अगर कोई हो रहा है कोई किसी के ऊपर तो क्यों हो रहा है। ये तो फिर अगर एक एक छापे को डिस्कस करना पड़ेगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्यों हुआ है और उसकी हकायक जाने बगैर मैं कैसे कमेंट कर सकता हूं। सही है। तो दूसरा वो तोशाखाना 2 में आकी आज समात है, वो कहते हैं वकला को अंदर जाने नहीं दिया जाता, बंद कमरे में समात होती है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इसमें फैमिली, वकला, सहाफ़ी मौजूद होने चाहिए ट्रायल के दौरान, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ना फैमिली को जाने दिया जाता है और ना ही वकला को जाने दिया जाता है। एक वकील को जाने की इजाज़त दी गई है और इस तरह से ट्रायल हो रहा है जो कि कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कोई बेज़ाब्ती है और बेज़ाब्तियां हैं और वो तो अदालत के पास जाए, अदालत के पास जाए, उधर से वो करेक्शन होगी। अगर ये तो देखें, ये तो इनका मौकफ है ना
अब क्या पता ये जो बात कह रहे हैं, जिस तरह ये कह रहे हैं कि जी वजू का पानी नहीं साफ मिल रहा, उनको पानी की कोई स्पेशल कोई अब अलहदा टूटी तो नहीं लगा के दी होगी ना खान साहब को, वही पानी होगा जिसमें वो जहाँ जो सुपरटेंडेंट जेल है वो भी उसी पानी से वजू करता होगा, बाकी भी जो इंतजामिया वो भी उसी पानी से वजू करती होगी। कोई अलहदा कोई स्पेशल टूटी तो नहीं लगा के दी होगी खान साहब को कि इनको हमने गंदा पानी देना है और बाकी जो जेल के जो इनमेट्स हैं उनको हमने जो है वो पानी साफ देना है और इनको हमने तंग करना है। ये तो खान साहब की पर्सनैलिटी थी जो अमेरिका में जाके कहती थी मैंने एसी भी छीन लेना है और मैंने टीवी भी छीन लेना है। तो ये बहुत सारी चीजों आप ये कह रहे हैं कि पूरे अडयाला को गंदा पानी मिलता है सर, सुपरिटेंडेंट समेत? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ आपको कि मुमकिन तौर पे सारे अगर वहां नमाज पढ़ रहे हैं तो साफ पानी से ही पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि खान साहब के लिए कोई अलहदा टूटी लगाई हो जिसमें उनको गंदा पानी मिल रहा हो। तो ये भी मुझे बोगस प्रोपेगेंडा लगता है। बिल्कुल सही। वही पानी जिससे सुपरटेंडेंट जेल वजू करता होगा या पुलिस की इंतजामिया जो भी जेल की इंतजामिया है वो वजू करती होगी, वही टूटी जो है या वही पाइप जो है वो पानी। लेकिन राणा साहब, आप हर सवाल के जवाब में जब ये कहते हैं कि जाओ अदालतों के पास, अगर आपको शिकायत हो तो जाएं अदालत के पास, अगर पानी साफ नहीं मिल रहा तो जाएं अदालत के पास, अगर आपको इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, फैमिली को नहीं जाने दिया जा रहा तो जाएं अदालत के पास, तो ये एतमाद आपका 26वीं तरमीम के बाद आया है या पहले भी था? नहीं, देखें, बात ये है कि ये चीजें हमने बहुत दफा देखी हैं कि हार्पिक जो है वो खिला दिया गया और पॉइजन कर दिया गया और वो टोटल फ्रॉड और प्रोपेगेंडा और झूठ जो है वो साबित हुआ है और वो हफ्तों डिस्कस हुआ, दर्जनों टॉक शोज में यूट्यूबर्स ने उसके ऊपर अलहदा प्रोपेगेंडा किया कि कोई उनको मारने लगे और जब वो अदालत उस पर जो तहकीक की गई तो पता चला कि वो टोटल झूठा प्रोपेगेंडा था। तो ये एक दफा नहीं हो चुका, 20 दफा हो चुका है और ये मेरे ख्याल से जो, और देखें इसमें बात ये कि ये एक जुडिशरी ने उनको सजा दी है करप्शन के ऊपर 14 साल की और उनको प्लेस किया है पंजाब हुकूमत ने। तो पंजाब हुकूमत का काम है, उनका फर्ज है कि वो जेल मैनुअल और प्रिजन के जितने भी लॉज और रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। अगर वहां कोई, देखें हम तो कहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या गवर्नमेंट का मौक़िफ़ होगा या पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ होगा कि वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर ये इनका मौक़िफ़ है कि वो नहीं कर रहे तो अगर कोई उसका फैसला तो जुडिशरी नहीं करना है ना, और फिर वहीं ये जाएंगे, वहीं से फैसला होगा। अगर हम तो आपको बता रहे हैं कि मैंने आपको एक बयान दिया है कि वही पानी जिससे सुपरटेंडेंट जेल वजू कर रहा है उसी से वही पानी वही पाइप जो है वो टैंकी से जो है खान साहब को जाता होगा। तो मुझे तो इसमें प्रोपेगेंडा लग रहा है पीटीआई का, लेकिन अगर ये चाहते हैं कि नहीं ये सही पॉइंट पे खड़े हैं तो ये जुडिशरी फिर फैसला करेगी। सही है, बिल्कुल ठीक है सर। एक चीज़ में इसार राना साहब, अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में बार बार कहा जाता है फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ से कि हर सूरत में इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हम लेकर आएंगे, हर सूरत में इनकी हुकूमत तो जाएगी, बार बार ये कहा जाता है। लेकिन आज अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा है, वो कहते हैं कि जनाब मेरी हुकूमत जमहूरी तरीके से ख़त्म की जा सकती ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। हाँ, गवर्नर रूल लगाओ, कुछ और करो, कोई और तरीका, शबखून मार लो, अलग बात है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। आपके ख्याल में इसार राना साहब अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत को या खुद जाती तौर पर अली अमीन गंडापुर को कोई खतरा है? नहीं, वो पीटीआई में ग्रुप है, उनको किसी ने क्या कहना है। वो सही कह रहे हैं कि उनकी तरफ कौन देख सकता है और उनकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। उन्होंने अपने तमाम सर्विसेज जो हैं वो उन्होंने मेरिट पे कर दी हैं, उनकी वो बहुत मजबूत है सीवी, तो वो ठीक कह रहे हैं कि किसी जरूरत है तो करके दिखा। आप कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर का किला मजबूत है? बहुत बहुत मजबूत है और वो माशाल्लाह, मैंने तो सुना था कि बंदा विकेट के दोनों तरफ खेलता है। मैंने पहला बैट्समैन देखा जो विकेट के चारों तरफ खेलता है, ठीक है ना, तो और फिर वो कामयाबी से खेलता है। सो अली अमीन का तो कोई मसला ही नहीं है, आप ये छोड़ दें कि उनकी हुकूमत को कोई खतरा हो सकता है। वो भी 5 अगस्त को रैली लेके ऐसे घूमेंगे जैसे शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब को लेने के लिए माल रोड पे घूमते रहे थे ना, उसी तरह घूमते रहेंगे। सो अली अमीन का तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कोई बात। सो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राणा साहब कि अदालतों की तरफ जाएं, और अदालतें फिर कहाँ जाएं?
अदालतों को तो खुद इंसाफ नहीं मिल रहा। ये पाकिस्तान पहला है जिसमें इंसाफ देने वाले जजों को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो ये एक अच्छा एक दिलचस्प खेल है पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल 5 अगस्त को बस इतना मैं आपको बता दूं, मेरी कैलकुलेशन साफ थी, पीटीआई जरूर कोई ना कोई सरप्राइज देगी। मेरी आई डोंट नो मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जो नहीं किसको सरप्राइज देगी सर, अपने वर्कर्स को या हुकूमत को? भाई मैं तो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि हो सकता है कि वो इसलिए प्लान ना दे रहे हो कि अभी तो उन्होंने दिया नहीं तो बंदे चुके जाने, अगर उन्होंने कोई प्लान दे दिया तो ये ना हो कि सारे ही चुके जाएं, तो वो इसलिए भी खामोशी प्लान देने से बिल्कुल ठीक है। चलें सही है, बिल्कुल सही है। आप ये समझ रहे हैं कि इसलिए ये हिकमत अमली का हिस्सा है कि वो प्लान दे नहीं रहे हैं। लेकिन एक चीज़, जैसे मैंने अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत के हवाले से कहा, कल चूँकि कॉलम लिखा था सोहेल वड़ाई साहब ने, उसमें उन्होंने दावा किया था कि हुकूमत और मुक़्तदरा के दरमियान सब अच्छा नहीं है, और ये उनका दावा था जो सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा था। उस पर रिस्पॉन्ड किया राना सनाउल्लाह साहब ने, उन्होंने कहा जी पिछली तमाम हुकूमतों से ज़्यादा हमारी हुकूमत इस वक्त मुस्तहकम है, और एक पेज बिल्कुल बरकरार है, इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए। इस वक्त वो कहते हैं कि जी माजी की तमाम हुकूमतों से ज़्यादा मुस्तहकम है हमारी हुकूमत, और इसको कोई ख़तरा नहीं है, और ये आगे रोज़ बरोज़ तरक्की की तरफ बढ़ रही है। इतनी मुस्तहकम हुकूमत को कैसे हिला पाएगी पीटीआई? पंजोता साहब देखिए असद भाई, जो मुस्तहकम की बात है ना, डील मुस्तहकम उनकी ज़रूर है, तो उस हिसाब से बिल्कुल इनकी आपस में गठजोड़ बनी हुई है, क्योंकि जो खुद चोरी से आया होता है तो उसको फिर ये नहीं होती कि कोई मॉरलिटी आए कि रीज़न कुछ भी आप ये मानते हैं कम से कम कि हाँ मतलब एक पेज में कोई मसला नहीं है, पेज पे हैं, लेकिन माशी तौर पर तबाही की है, किसान हो, कोई इजाज़त दीजिएगा एक छोटा सा ब्रेक लेना है। इसार राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हाज साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। लोकसभा में आज एक ज़लज़ला बरपा रहा, मोदी जी की हुकूमत से कड़े सवालात पूछे जाते रहे, बीजेपी की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। पहलगाम वाक़े और उसके बाद होने वाली जो एपिसोड्स थी, भारत को जो हजीमत का सामना करना पड़ा था, और वो सवालात जो दुनिया पूछ रही है, भारत उसका जवाब नहीं दे रहा, उन तमाम सवालों का सामना उसे रहा। मसलन पूछा गया कि ऐसे हसास और सियाहती मकाम पर सिक्योरिटी का बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया था। पूछा गया कि अगर खुफिया इदारे नाकाम हुए तो किसी ने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया। पूछा गया कि मोदी जी आप ट्रंप से इतने डरते क्यों हैं। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी पर जवाब देने के बजाय ट्रंप के बयानात पर भी चुप हैं। हिम्मत करें ट्विटर पर आकर ही लिख दें कि ट्रंप साहब आपने सीज़फायर नहीं करवाया। फिर उनसे सवाल किया गया कि बताएं, दुनिया चीख चीख के कह रही है कि पाकिस्तान ने कम से कम 3 भारतीय राफेल तैयारे, एक MiG-29 और Su-30 को गिराया है, 5 तैयारे गिराए जाने का दावा है, इस पर जवाब दें। अब ये सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, भारत गैर जानिबदार तहकीकात क्यों कबूल नहीं करता वगैरह वगैरह, लेकिन इन सवालों का जवाब भारतीय हुकूमत के पास नहीं है, और ख़ुद भारत के अंदर और भारत की जो सियासी जमातें हैं वो ये सवाल उठा रही हैं जिसका जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही है। इस पर ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब आपको खुशामदीद। राना एहसान अफजल साहब भी हैं और पंजोता साहब भी हमारे साथ हैं, उनका मौके भी लेंगे। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, ये सवालात आपके ख्याल में बीजेपी की हुकूमत इसलिए नहीं दे पा रही कि इनके जवाबात एग्जिस्ट ही नहीं करते? ये वो सवालात हैं जो ये मंसूबा प्लान करते हुए या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बनाते हुए इनके मुमकिना जवाबात नहीं ढूंढे गए थे कि ये सवालात कल को हमसे होंगे तो हम इसका क्या जवाब देंगे? क्यों बीजेपी सरकार फंसी हुई है इस पे? जी बिल्कुल, आपका तजिया बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त जो बीजेपी के पास किसी सवाल का जवाब मौजूद है, बिकॉज उसने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया, अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया, और वो समझा कि शायद वो यहाँ पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे उसको दुनिया देखती है, तो शायद वो पाकिस्तान की सोवरेनिटी के खिलाफ कुछ कर सकता है। उसके रिएक्शन में जब ऑपरेशन बुनियाना महसूस किया गया संदूर के फेल होने के बाद, तो उस रेस्पॉन्स को पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया। दुनिया में इंडिया आइसोलेट हुआ। G7 का समिट ले लें, उसके अंदर जो हालात हुए,
ब्रिक्स को देख लें, FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाने की कोशिश नाकाम होना, फिर इसी तरह क्वाड की जो है मीटिंग के अंदर पाकिस्तान के मौकफ की तायद होना और इंडिया के किसी भी किस्म के जो है वो एलामिया के अंदर जो है दहशतगर्दी के हिसाब से पाकिस्तान को मुलव्वस ना कर पाना, ये तमाम चीजें इंडिया को आइसोलेट करती हैं। डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी आप देखें तो इंडिया में ना सिर्फ उनका जो गोदी मीडिया पहले बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था, चीख चिल्ला रहा था, उससे भी क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए। और अब जब बीजेपी के आज लोकसभा के अंदर वहां पर जो है डिस्कशन हुई है तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह चुपते हुए सवाल पूछे गए हैं वो बड़े अजीमत अंगेज हैं और मैं समझता हूँ मजीद उसमें एम्बेरसमेंट को इंक्रीज किया इंडिया की। और अभी तो जो मजीद 3 मुबैना पाकिस्तानियों को कहते हैं शहीद किया इन्होंने श्रीनगर से ऊपर जो एक जंगल के अंदर, तो उसके पास से कहते हैं टेररिस्ट के पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट भी निकला है, उसके पास सेटेलाइट फोन था जो ISI से बातें कर रहा था। मजीद अमित शाह साहब ने कहा कि उसके पास पाकिस्तानी चॉकलेट निकली है। इस पर जो बयानिया बनाया जा रहा है वो और मुझे का खेज है ब्रिगेडियर साहब, इस पर यानी अब जो नई कार्रवाई डाली गई है उस पर और सवाल उठ रहे हैं, यानी जितने आप झूठ बोलेंगे उतना उसमें फंसते चले जाएंगे। तो ये राणा साहब, ये पाकिस्तानी मौक़िफ़ की वाज़ेह जीत नजर आती है कि पाकिस्तान ने कहा कि आइए बैठ जाएं, इस पर गैर जानिबदार तहकीकात कर देते हैं। भारत आज तक इसको कबूल नहीं करा और यही सवाल अब खुद भारत के अंदर पूछा जा रहा है। देखिए, मैं एग्री करूंगा, मोदी ने जो झूठ के बुनियाद पे इमारत खड़ी की थी वो गिर चुकी है और मोदी को शक्ल छुपाने की अब जगह नहीं मिल रही और ऑपोजिशन और दीगर जो वॉइसेस जो हैं वो सवालिया निशान बन के खड़ी हैं मोदी के ऊपर और मोदी के पास जवाब नहीं आ रहा। देखिए, मोदी ने जो प्रोपेगेंडा किया पहलगाम के ऊपर, जो मैं एग्री करता हूँ ब्रिगेडियर साहब के तज्जिए से कि जो उसका ख्याल था कि इसके ऊपर वो खेलेगा और दुनिया के अंदर जो वो समझता था कि इंडिया की एक अहमियत है उस बुनियाद के ऊपर उनको जो है वो स्पेस मिलेगी और लोग उनके मौक़िफ़ के ऊपर खड़े होंगे, वो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। फिर उनको जो है जो जंग के अंदर भी जो एक जो है हार नसीब हुई वो उसका मुंह छुपाते फिरे। फिर डिप्लोमेटिकली अगर देखें इंडिया जिस हालत में खड़ा है और हर जगह से उसकी जो है जग रसाई हो रही है, तो हर लिहाज से सवाल बनते हैं मोदी के ऊपर। और जो उसका ख्याल था कि पहलगाम को वो झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए उसमें उसकी पॉपुलैरिटी बनेगी, उसका रिवर्सल हो गया। तो अब ये बिल्कुल प्रेशर मजीद बढ़ेगा और ये जो एक और उन्होंने माहिदीव ऑपरेशन स्टार्ट किया है वो भी फेस सेविंग का मकसद है कि किसी तरीके से अब इस मामले को से वो निकलें या अपनी वो बचत करें, लेकिन फंस गया उसमें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो जो सवालात पंजोता साहब उठाए गए हैं ऑपोजिशन की तरफ से भारत से, वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। एग्री करेंगे आप? बिल्कुल, पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इसके अंदर रोल अदा किया और पाकिस्तान जो है वो एक एटमी मुल्क है और मोदी को उसके तरह का जवाब मिला और तभी वो बैकफुट के ऊपर हुआ। और पाकिस्तान की आवाम ने जिस तरह अफवाज का साथ दिया, बड़े ही उसके अंदर कोई जितनी बात की जाए वो कम है। और इसी तरह का जवाब जो है ना वो बड़ा मैसेज पूरी दुनिया को देता है। लेकिन अब जो कश्मीर वाला मामला है, मैं समझता हूँ कि उसके अंदर भी हमें जिस हद तक जिस जगह जिस फोरम के ऊपर आवाज़ बुलंद कर सकते हों, हमें उसके अंदर जाकर ये करना चाहिए ताकि वो जो खित्ता है हमारा वो हमारे साथ अटैच हो। और उसके लिए हमें बड़ी तकलीफ़ है, रात दिन होती है। और दूसरी ये चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए भी जो चल रही है दुनिया में आवाज़ उठाई जाए कि भारत उसके पीछे है। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया राणा एहसान अफजल साहब, ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।